जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। आज बात करता हूं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिसका कल 1 तारीख को 1 सितंबर को जन्मदिन था। 1 सितंबर 1911 कानपुर के पास एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये बचपन से ही इस तरह के थे, बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, और जो अंधविश्वास कुरीतियाँ हैं उनको नहीं मानना, जो पागलपन की चीज़ें उनको नहीं मानना, इंसान को एक तरह से मानना। जैसे परम पूज्य बाबा साहब महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनकी जो सोच थी उसी तरह से की सोच इनकी थी। कमोबेश ऐसा होता है कि बचपन से प्रकृति हमारा एक स्वभाव निर्धारित कर देती है और हम उस हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे ही एक फ्यूल मिलता है, ऐसा कह सकते हैं कि गाड़ी बन गई है, इंजन रेडी है, जैसे ही उसमें तेल डालेंगे वो चल पड़ेगी। ऐसा ही इनके साथ हुआ। जब इन्होंने नौकरी की, वन विभाग से लेकर पुलिस तक में नौकरी की, और हमेशा गलत को गलत बोलते रहे, विद्रोह करते रहे, और इसलिए इनको कई बार निलंबित भी हुए, कई बार तनख्वाह भी रोकी गई इनकी, और कई बार इनका सैकड़ों बार तो ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा ही इनके गांव की घटना है कि उस वक्त गांव में कुएँ हुआ करते थे, कुओं से पानी भरा जा करता था, और आजकल की तरह हैंड पंप है या फिर आपका ये सबमर्सिबल पंप है या ये इंजन है, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस वक्त कुएँ हुआ करते थे, पीने का पानी का भी स्रोत कुएँ हुआ करते थे। तो यादवों का दबदबा था उस गांव में, कुछ और जातियां भी रहती थी, सबके हर कोई जातिवाद इस भारत का एक बहुत बड़ा एक ऐसा रोग है, एक कोड़ है, एक कैंसर है जो ये हर जगह पाया जाता है। हज़ारों साल से हम लोग जातियों के बीच में, भारत को कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, नहीं, भारत एक जाति प्रधान देश है। इस देश में जातियों का बोलबाला है, और ब्राह्मण जो जातिवाद करता है सो करता है। ये जितनी 7,500 6,500 से ज़्यादा जातियाँ हैं वो भी आपस में जातिवाद करती हैं। तो ऐसे ही यादवों का हुआ था। एक बार मेहतरों के जो है वाल्मीकि समाज जिसको कहते हैं, भंगी या मेहतर, तो उनके इलाके का, उनके एरिया का जो कुआँ था वो सूख गया, उसमें पानी ख़त्म हो गया। तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। 2-3 ज़्यादा फैमिली नहीं थी वहाँ पे, थोड़े ही लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर से इन लोगों ने पानी दिया नहीं, ये क्या करते थे, अपने घर पे पानी भर के रख लेते करते थे कई ड्रमों में, और वो लोगों को बोल दिया कि हमारे यहाँ से ले जाएगा। तो वो लोग आके इनके यहाँ से ले जाया करते थे। बहुत थू करी, बहुत जाति का ये बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह का जो पागलपन होता है ना जातिवाद के ऊपर, वो गांव वालों ने, घर वालों ने किया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी। इन्होंने कहा मानव एक समान। होता क्या है, ऐसे चलता रहा, लेकिन प्रकृति सबको बराबर देती है। एक बार क्या हुआ कि इनके गांव का, इनका जो यादवों के एरिया का जो कुआं था वो उसमें पानी सूख गया, और मेहतरों के एरिया का था उसमें मतलब पानी था, आ गया था पानी दोबारा से। तो अब ये सब बड़े चिंतित कि कहाँ से भरेंगे। तो इन्होंने ललई यादव से कहा कि तुमने उनकी हेल्प करी है, उनसे बात करो, ये करो। इन्होंने कहा नहीं, पहले आप ये सब चीज़ें ख़त्म करो, अगर जातिवाद ख़त्म करोगे, ये पागलपन ख़त्म करोगे तो मैं सोचूंगा इस बारे में। मरता क्या ना करता, उनको करना पड़ा। उन्होंने एक गाँव में बैठक बिठाई और इसके ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया, और बाद में फिर ललई यादव ने उनसे कहा, बात करी, तो वो तो तैयार थे, वो तो वैसे ही इनके एहसानमंद थे कि साहब आपने हमारे ऐसे समय में सहायता करी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो तब से उस गांव में सुना है कि उस गांव में जातिवाद का मतलब जो जहर है वो बहुत कम रह गया। तो इस तरह के थे पेरियार ललई यादव। जब सेवानिवृत्त हुए, परम पूज्य बाबा साहब की चीज़ों के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, समझा, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। इसी समय आंधी चल रही थी ये पेरियार रामास्वामी नायकर की, साउथ में। उनके विचार इनको बहुत अच्छे लगे। उनकी किताब थी जो सच्ची रामायण थी, उसके बारे में जानकारी हुई। उन्होंने वो उनसे मिले पेरियार से, उन्होंने कहा इसे हिंदी में प्रकाशित करनी है, आप राइट्स दे दिए। उन्होंने इनको अनुमति दे दी कि ठीक है, आप हिंदी में अनुवाद करके बेचो, लोगों में फैलाओ। तो इन्होंने इस किताब का कानपुर के एक हिंदी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, राम आश्रय जी या राम अवतार जी, ऐसा कुछ नाम है, थोड़ा सा ज़ुबान से फिसल रहा है मेरे। तो उनके माध्यम से इन्होंने मतलब उसका अनुवाद कराया और इसको निकाल दिया, मतलब मार्केट में उतार दिया। तहलका मच गया, क्योंकि साउथ में पेरियार ने जो अलग जगाई है उसका बहुत कुछ असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उत्तर भारत में जो है सबसे ज़्यादा वाहियातपना है, सबसे ज़्यादा मतलब जाहिलियत फैली है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे तहलका मच गया, सरकार तक खबर पहुँची, सरकार ने सारी प्रतियों को जब्त कर लिया। इन्होंने केस दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ, ये एक रामायण एक महाकाव्य था, और ये सब जो लिखी है उसके ऊपर, महाकाव्य के ऊपर ये कोई सच्चाई नहीं थी। महाकाव्य के ऊपर जो टीका टिप्पणी करी है इन्होंने सही किया है। फिर दोबारा से सरकार को नहीं हुआ, फिर उन्होंने जब्त कर जो किताबें थी उनको वापस करने का आदेश दिया। फिर भी इनको बस फिर कुछ दोबारा फिर से इन्होंने केस दायर किया, नहीं दोबारा फिर से केस दायर किया, दोबारा फिर से इन्होंने अपील की। उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जजमेंट दिया कि नहीं, ये रामायण एक महाकाव्य था, एक ये काल्पनिक किताब थी। और आज देखो उस काल्पनिक किताब के ऊपर बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लोगों को किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
महात्मा ज्योतिबा फूले कहते थे कि जैसे नाई का धर्म है बाल काटना, ऐसे ही इनका धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है आपको मूर्ख बनाना और आपको पागल बनाना। यही ये लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये मेरा कहना है अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, खासकर ओबीसी समाज के लोगों से, कि भारत में ज़्यादातर महापुरुष जो हुए हैं वो ओबीसी समाज में ही हुए हैं, है ना। लेकिन आप लोग उनको पढ़ते नहीं। कितने नाइयों ने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा है या फिर स्टालिन के बारे में जानते हैं जो नाई समाज से जाते हैं और क्या नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कितने यादवों ने प्रिया ललाई यादव को पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। इसी तरह से रामस्वरूप वर्मा जी हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, इनको कितने लोगों ने पढ़ा, कितने कुशवाहों ने पढ़ा? मेरा सबसे पहले आपसे यही निवेदन है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास बना भी नहीं पाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने जो महापुरुष हैं उनको पढ़िए, समझिए उनके विचारों को, तर्क करिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा इंसान के पास में तर्क करने की शक्ति होती, क्षमता होती है। आप तर्क करें, समझें क्या सही है क्या गलत है। हमारे जो महापुरुषों ने कहा क्या वाकई में सही था या उसमें भी कुछ चेंजेज होने की, बदलाव होने की गुंजाइश है? अगर आपको ये समझ में आता है कि हाँ साहब वो ठीक है, उन्होंने जो कहा है सही कहा है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, बिना लाग लपेट के एक्सेप्ट करें और उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है वो संशोधन करें। वैज्ञानिकों ने, न्यूटन ने खोज करी, ठीक है, तो न्यूटन की खोज के बाद में उस खोज के से कैसी क्रांति पैदा हुई, उसके बाद तमाम वैज्ञानिक आए, उन्होंने नई नई चीज़ें खोजी और आज हम इस बेटर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से हम बेटर लाइफ को एंजॉय तब कर पाएंगे जब हम हमारे दिमाग से जो दकियानूसी बातें हैं, जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने का है। जातियाँ कहते हैं, जातियाँ इंसानों में हैं, इंसानों में जातियाँ नहीं होती, जातियाँ होती हैं जानवरों में। क्योंकि जानवरों की लीद को, इनके मल को आप देख कर समझ जाते हैं ये घोड़े का लीद है या ये गधे का है, ये बंदर का है या ये बकरी का है या ये गाय का है, ये भैंस का है। आपको आसानी से समझ में आ जाता है। इंसान का सबको मिला दो, किसी का ये पेट ख़राब होगा तो काला होगा, बाकी ज़्यादातर पीला ही पीला होगा, है ना। पेट सही है तो पीला होगा और थोड़ा सा गहरा पीला होगा या ज़्यादा काला होगा, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सबको मिक्स कर दो, कैसे पता लगाओगे क्या है? तो इन जातियाँ जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं होती हैं। इसीलिए आग्रह है, गुजारिश है आपसे, और अब समय की मांग भी है कि समय की मांग है कि इस वक्त आपको ये जो दकियानूसी बातें हैं, पागलपन है, ये जाहिलियत है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है, धर्म है, इससे आपको निजात, इसकी कम से पूरी तरह से निजात नहीं पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ चलो पूरी तरह से निजात नहीं ले पा रहे हो, आप पूरी तरह छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो इनकी जो दकियानूसी बातें, इनकी जो पागलपन की बातें, उनको तो छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ने में क्या बुराई है, क्या समस्या है उसको छोड़ने में? अच्छी बातें मत छोड़ो, अच्छी बातें, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, डाका मत डालो, इस तरह की तमाम तरह की अच्छी बातें हैं, सच बोलो, ये करो वो करो, उनको मत छोड़ो। गंदी बातें हैं उनको छोड़ दो। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, तू छोटा है, तू उससे भी छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं मुँह से पैदा हुआ हूँ, तू नाक से पैदा हुआ है, तू कमर से पैदा हुआ, तू पेट से पैदा हुआ है, तू पैरों से पैदा हुआ है, किस तरह से? क्या बात है भैया। 60,000 साल का दशरथ था, तब उसने एक ऋषि के पास गया कि बीवियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या करें? उसने कुछ खीर दी कि इसको खिला देना, बच्चे हो जाएंगे। तो खीर खा के बच्चे हो गए, चारों जो भाई पैदा हुए खीर खा के हुए, 3 माओं से 4 बच्चे पैदा हुए, वो मतलब खीर खा के पैदा हुए। वो राजा जनक था जो हल चला रहा था, मटका एकदम टकराया उससे, टकराने के बाद उसे देखा तो बच्ची उआ उआ करते हुए निकल आई, है ना। आप अपने बच्चे को या किसी जानवर को इसमें घड़े में बंद कर दो, ऊपर से सील कर दो और ज़मीन में 1 फुट गहरे में गाड़ दो, देखते हैं कितनी देर तक जिंदा रहता है, कौन जिंदा रहता है, क्या पॉसिबल है ऐसा? तो ये पागलपन की जितनी बातें हैं उन बातों को छोड़िए। ये समय की मांग है। आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम और हमारी 80-85% से ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमारा 1 से 2% लोग ही अपर लेवल में आए हैं। केवल 2 से 3% लोग ही अपर मिडिल लेवल में हैं और अपर लेवल में हैं, और ज़्यादा 5-7% लोग अपर मिडिल उसमें लेवल में, मिडिल अपर लेवल में होंगे। बाकी सब मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के ही जीवन जी रहे हैं, 2म दर्जे का जीवन जी रहे हैं। कहने का ये है कि जो 5% लोग हैं उनके पास में 95% संपत्ति और धन है, और जो बाकी 95% लोग हैं उनके पास 5% में से वो है। तो ये कितनी लड़ाई है, कितनी बड़ी लड़ाई है। आज समय आ गया है कि आपको अपने विकास के बारे में सोचना है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। ये सरकार है जो आपका इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, उसका उद्देश्य ये है कि आप कांवड़ यात्रा में जाओ, कांवड़ चलाओ और ऊपर से फूल बरसाएंगे। आप नौकरी मत मांगो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर चीज़ों को वैसे भी सरकारी नौकरी जो थी, टोटल जो नौकरियां हैं उसका मात्र 2% था। अब मेरे ख्याल से आधा % ही रह गया होगा। सब कुछ तो बेच बच दिया, जो बचा है वो आगे और बेच देंगे। 5 साल बाद और ले आओ तो रहा बच्चा वो भी चला जाएगा। आप कई लोग आर्गूमेंट करते हैं नहीं इतना विकास हो रहा है, इतना वो हो रहा है, इतना वो हो रहा है। विकास तुम्हारा हो रहा है। 18 करोड़ रुपया जिस सड़क पे 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 18 करोड़ रुपया का खर्चा है, उस मतलब सड़क को 251 करोड़ में बनाया जा रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से। 251 रुपये पर किलोमीटर, 251 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो सोचिए विकास किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, उनका हो रहा है।
आज देखिए मार्केट में कितना मद्दा हो गया है। आप अपने घर में देखो, जिस कदर आप आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो लाइफ जी रहे थे, जितना खर्चा कर पा रहे थे, क्या आप उतना खर्चा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं आप उतना खर्चा। यही समय है, यही सही समय है। चुनाव आने वाले हैं, सरकार तो अपना नाटक करती रहेगी। वो अभी फिर संसद का सत्र बना रहे हैं, आपको वन नेशन वन इलेक्शन और महिलाओं से संबंधित कोई बिल है और एक और बिल है, 3-4 बिल लाए जाएंगे। आप टीवी में खूब वाहवाही होगी, आपको इसके फ़ायदे गिनाए जाएंगे कि इसका ये फ़ायदा होना है, इससे ये हो जाएगा। जैसे कि 370 के समय में आपको पागल बनाया गया था, हर आदमी कहा नहीं हटनी चाहिए। क्या हुआ वहाँ पर हटा के? क्या फ़ायदा हो गया बताओ ना। और तुम्हारा ही क्या फ़ायदा हो गया जो तुम इतना चिल्ला रहे थे? क्या फ़ायदा हो गया तुम्हारा? तुमने प्लॉट ले लिए, तुमने घर ले लिए, यात्राएं कर ली, क्या कर लिया वहाँ पर? और उनकी स्थिति कितनी सही हो गई? क्या फ़र्क हुआ उनके? क्या फ़र्क पड़ा? इसलिए आप इनके झांसे मत आइए। जिस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बकलोली करते हैं, सोचो उसमें कुछ ना कुछ राज है। इसलिए यही सही समय है दोस्तों, आप इस सब चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और आगे भविष्य के लिए प्लानिंग बनाइए। नहीं जानकारी है आपको तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछिए। मुझसे भी सवाल कर सकते हैं आप, कमेंट्स में सवाल लिखिए, मैं उसके जवाब देने का प्रयास करूँगा। और आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाके में बहुत मिशनरी कार्यकर्ता हैं, बौद्धिस्ट लोग बहुत हैं, उनसे जाइए, मिलिए, समझिए अच्छा बुरा क्या है, तब समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि 3000 साल की गुलामी है तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं हमारे समाज के लोग जो हर चीज़ को समझ लेंगे, लेकिन फिर भी एक शक्ति है हमारे अंदर, सही गलत की पहचान करना, तर्क करना, क्वेश्चन पूछना। कोई टीचर स्कूल में सिखाता है कि नहीं 2 + 2 5 होता है, तो बच्चा कहता है नहीं सर हम तो बचपन से 2 + 2 4 पढ़ा है और होता भी 4 है, 1 2 3 4, तो 5 कहाँ से आ गए? तो उसके लिए आर्गूमेंट करिए, तर्क करिए। तर्क करना आपने बंद कर दिया, इसलिए आपका लेवल डाउन हो गया। आप तर्क करिए, अपने लेवल को उठाइए। आज फिर से समय आ गया है सम्राट अशोक के जैसा एक राजा को आने के लिए, और सम्राट अशोक ने जो राज्य चलाया था उस जैसा राज बहुजन समाज के लोग ही चला पाएंगे। इसलिए आप सब राजा हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था जाओ लिख दो अपने घरों की दीवारों पर कि हम इस देश के राजा हैं। हमने लिख तो दिया, बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन किया क्या उसके बाद में? बारिश आई, पेंट गिर गया, धीरे धीरे समय के हिसाब से वो डूब गया। बाबा साहब ने घरों की दीवारों पर लिखने के लिए इसलिए कहा था कि रोज़ पढ़ोगे, रोज़ समझोगे। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे क्या बनना है, IAS बनना है, तो अपने शीशे पे लिख दो, अपने घर की दीवार पे जहाँ पे आपको नज़र हमेशा जाती है वहाँ IAS, मैं IAS हूँ। तो रोज़ आप जाएगा, रोज़ मोटिवेट हो गया ऑटोमेटिक। बाबा साहब का पर्पज़ यही था, लेकिन हम उस पर्पज़ को नहीं समझ पाए। हमने बस यूँ ही दीवार पर लिख दिया, वो मिट गया समय के साथ, दूसरा दोबारा पेंट कर लिया, दोबारा प्लास्टर कर लिया, मामला खत्म। हम वहीं को ही रह गए। अभी भी समय है, चेत जाओ, जग जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत बोल लिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।